इस सवाल के साथ कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मिशन केरल, वायनाड में राहुल गांधी और केरल में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से निजाम फौजदार साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल एनके सर आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में रैली की, जिसमें उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए कांग्रेस पार्टी के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस केरल में लेफ्ट को आतंकी कहती है और दिल्ली में एक ही थाली में खाते हैं। ये जो क्रेडिबिलिटी इश्यू है इस अलायंस का, आपको लगता है कि केरल में डेंट करेगा कांग्रेस को, लेफ्ट को? नहीं, एक्चुअली मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए और संघ के लिए वो एक नई प्रयोगशाला है, जहां की 54% हिंदू है, 27% मुसलमान है, 18% क्रिश्चियन है और बेस्ट गवर्नड स्टेट है। आप अगर देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, सारे पैरामीटर पे भारत में सबसे बेहतरीन है तो केरल है। वहां पे क्या आप हिंदुत्व के प्लैंक को लेके आगे जा सकते हैं? ये तो जो वो कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कोई आज से थोड़ी है। मोदी जी ने कोई नई बात थोड़ी कही है। कांग्रेस और एलडीएफ के बीच में या यूडीएफ एलडीएफ के बीच में ये तो रहा ही हमेशा, लेकिन फिर भी उन्हीं दोनों को वोट मिलता रहा है। और यूडीएफ को पिछली बार भी बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस लोकसभा में, और इस बार भी यूडीएफ अच्छा करेगा। अब मोदी जी वहां क्यों जाते हैं, इसके पीछे दूसरा कारण है। मोदी जी को ये टेस्ट करना होगा और तब इंटरनेशनल इमेज भी बनेगी कि बीजेपी ने केरल में भी अपनी पैठ बनाई है। हम जानते हैं वो सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं केरल में, लेकिन अगर ये वोट परसेंटेज 13, 10, 13 या इससे बढ़ के अब 18 जैसा उम्मीद की जाती है, 18 से 21% हो जाए तो यही बीजेपी के लिए बड़ा अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगता कि सीटों के लिए मोदी जी वहां पे लड़ रहे हैं। ठीक है। रामकृपाल सर, आपसे भी पहला रिएक्शन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बातें कही हैं, शायना एनसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन रामकृपाल सर, आपको लगता है कि कोई ट्रस्ट इशू, क्रेडिबिलिटी का इशू है कांग्रेस और लेफ्ट का केरल में, जो उनकी मुश्किलें बढ़ाए बीजेपी के इन हमलों के बाद? देखिए, जैसा एनके सिंह जी ने कहा है, मैं उस बात से सहमत हूँ। एक ही बात मैं कहूँगा कि देखिए, बीजेपी जिस तरह से करीब 2 टर्म सत्ता में रही है, एक बीजेपी भी चाहती है कि अतीत की वो कांग्रेस की तरह, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ, यानी कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर लंबे समय तक इस देश में राज करना चाह रही है तो उसे धीरे धीरे पूरे देश में अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। एक ज़माने में बीजेपी को कहा जाता था कि वो सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, उत्तर और थोड़ा सा पश्चिम की जी। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने देखिए क्या किया कि वो पूरब की भी पार्टी हो गई, नॉर्थ ईस्ट में भी वो चली गई और बंगाल में भी जिस तरह से उसने अपना प्रसार किया है, तो अब सारा हो गया, मध्य भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, केवल दक्षिण भारत बचा हुआ है। दक्षिण भारत में एक कर्नाटक था। तो जैसा कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि राज्यसभाओं के चुनाव, ये विधानसभाओं के चुनाव अलग दृष्टिकोण से होते हैं, लेकिन केंद्र में आज जो पहली बार 2024 में ऐसा लग रहा है कि एक मोदी के नाम पे एक रेफरेंडम हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को ये उम्मीद है कि चूंकि कि केरल का कोई नेता जो है वो प्रधानमंत्री तो बनने नहीं जा रहा है, न कोई विपक्ष का ऐसा उनको दिख रहा है जी। तो एक कोशिश उनकी है कि सीटें, अगर वो चीज़ें सीटों में कन्वर्ट होती हैं नहीं, लेकिन अगर वो प्रेजेंस बढ़ती है, तमिलनाडु में कुछ सीटें मिल जाती हैं, आंध्रा में उनका ऑलरेडी एक के साथ उनका जो है वो गठबंधन है टीडीपी के साथ, तमिलनाडु में भी अलायंस है पीएमके तो के साथ। इस तरह से तेलंगाना में वो कुछ पाएंगे ही, तो एक्सेप्टेंस जो होगा ये माना जाएगा कि बीजेपी उस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका सभी स्टेट में चाहे सीट भले न हो लेकिन उसका वोट परसेंट बढ़ रहा है, अस्तित्व है, तो पैन उसकी इंडिया एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो कभी अतीत में कांग्रेस हुआ करती थी, बिल्कुल उस तरह की उसको मान्यता मिल जाएगी। ठीक है निजाम फौजदार साहब, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी का इशू होगा और कैसे आप मतदाताओं को एड्रेस करेंगे
आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपनी रैली में केरल में ही कि देखिए साहब, केरल में तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और केरल से सटे तमिलनाडु में साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? ये मतदाताओं को कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ये अवसरवादिता तो नहीं है? निजाम फौजदार साहब, 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आप से लड़ रहे हैं। जो 2014 में ये कह रहे थे, आज उसी के खिलाफ आज ये खड़े हुए हैं। इनका अतीत आज इनको सवाल पूछ रहा है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी और या लेफ्ट की क्रेडिबिलिटी या इंडिया अलायंस की क्रेडिबिलिटी पे इनका सवाल ठहरता ही नहीं है। जब राजीव चंद्रशेखर हमारे शशि थरूर के खिलाफ लड़ने जाते हैं तो वहाँ पे सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ था ही नहीं, मुझे मालूम नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनका ना ग्रास रूट लेवल पे कोई कनेक्शन है। 3 चीज़ों पे यहाँ पे इलेक्शन हो सकता है। एक है इतिहास, दूसरा है इकोनॉमिकल पॉलिसीज और तीसरा है सोशल आउटरीच। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज पे लिया जाए, यहाँ का साउथ इंडियन लेवल पे स्टेट्स बहुत सारे विकसित हैं। वी कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टैक्स टू द स्टेट, टू द नेशनल एक्सचेकर। उसके हिसाब से जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत को विकसित करना चाहता हूं, तो पिछले 10 साल में इन्होंने नॉर्थ इंडिया को अबव द पॉवर्टी लाइन से लेकर उन्होंने बिलो द पॉवर्टी लाइन पे धकेल दिया है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। तो उसका हिसाब किताब पहले दे दें और यहाँ पे कहें कि किसको कौन भरोसा करे, ना भरोसा करे, और क्रेडिबिलिटी का सवाल उठाया जाए। सबसे बड़ी बात ये, जब कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी की गारंटी 2 करोड़ का जॉब का गारंटी क्या हुआ? 15 लाख का इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात गारंटी का हिसाब किताब क्या हुआ? पेट्रोल 60 रुपए में था, आज 110 रुपए है। उसकी गारंटी का सवाल क्या हुआ? सुनिए, 450 रुपए से कम करना, गैस को कम करने का वादा जो था, गारंटी जो थी। अनुराग भाई सुन लीजिए पहले, अनुराग भाई सुन लीजिए, मैनिफेस्टो पर हमने कल चर्चा करी थी, आगे फिर चर्चा करेंगे। दक्षिण की राजनीति की बात कर रहे हैं सर, केरल की बात कर रहे हैं, उसी पर फोकस रखते हैं। शाइना एनसी, क्या आपको आधार नजर आता है, आपकी पार्टी को आधार नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि केरल में इस बार हम डबल डिजिट में अपनी जीत दर्ज कराएंगे? कुल 20 सीटें हैं, आप 11-12 सीट कैसे ले आएंगे वहां पर? क्या आधार केरल में आपका? देखिए, एक चीज है कि जो लोगों ने लाभार्थी के रूप में मोदी की गारंटी को देखा है, उनको पता है एक राशन स्कीम हो या एक अपॉर्चुनिटी हो, जहां हम जानते हैं कि संकल्प पत्र में 4 भाग में हमने बंटवारा की है। एक है युवा शक्ति, दूसरा है महिलाओं को सशक्त करना, तीसरा है फार्मर्स यानी कि किसान, और चौथा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि आज जब केरल की बात करें या कोई अन्य प्रदेश का, जब लाभार्थी को गैस सिलेंडर मिल रहा है, जब लाभार्थी को मुद्रा बैंकिंग के निमित्त बैंक लोन मिल रहा है, जब लाभार्थी को मिल रहा है आयुष्मान भारत के निमित्त 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जब एक किसान को मिल रहा है ड्रोन्स के माध्यम से बेटर टेक्नोलॉजी, जब एक युवा को मिल रहा है स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी, और जब लोग देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देश में इतना परिवर्तन आया, रेलवेज हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, ये सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, ये दक्षिण भारत में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा है। और मैं आपको एक चीज यकीन से कह सकती हूँ कि केरल में वायनाड को लेके भी जिस व्यक्ति पीएफआई का मदद ले सकते हैं, एक आतंकवादी संगठन का मदद ले सकते हैं, तो उनकी सोच विचारधारा कहाँ है आपको पता है। और जनहित में वोट क्यों देंगे? क्योंकि काम करके दिखाया है। एक विकसित भारत का जो रूप है वो 2050 तक एक आउटलाइन, जहां अगले 100 दिन में क्या काम करने वाली है ये सरकार। लोग प्रेरित होते हैं काम से, सिर्फ बोलवचन से नहीं। लेकिन एनके सर, वायनाड का जिक्र किया अभी शाइना एनसी ने, क्या आपको लगता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में वायनाड का मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि ये लड़ाई सिंबॉलिक हो, लेकिन एनी राजा जो यूपीए 2 में एक अहम जिम्मेदारी निभा रही थी,
वो यहाँ पर राहुल गांधी के ही खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, यानी लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या इस बार कुछ दिलचस्प हो सकता है? और अभी आपने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का आंकड़ा का जिक्र किया था। वायनाड में तो 40% मुसलमान है, तो 40% हिंदू भी हैं और 20% ईसाई भी है। एनके सर, बड़ा अच्छा सवाल है अनुराग, बड़ा अच्छा लगा कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है। देखिए, एक बार इसके बैकग्राउंड में जाइए। संघ का पिछले 30 वर्षों में वहां पे जबरदस्त काम हुआ है। आप याद करिए, असम में संघ ने हाल ही में बीजेपी को असम सरकार दे दी थी। अपने 40 साल के मेहनत के बाद असम में बीजेपी को सरकार मिली। तो वही काम लगभग केरल में भी आरएसएस कर रहा है और बहुत शिद्दत से कर रहा है। उसके लोग भी मारे जाते हैं, वो लोग भी ये सब करते हैं। तो इस समय वायनाड अगर आप देखें, और वायनाड की नहीं है, ओवरऑल बीजेपी का पोल परसेंटेज बेहतर होगा और वायनाड में भी होगा। और ये भी बात सही कि चूंकि ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है तो राहुल गांधी को दिक्कत होगी। लेकिन ये कहना बहुत दूर है कि राहुल गांधी उससे जैसे चुनाव नहीं जीतेंगे। जीतेंगे, मार्जिन कम रहेगा। हाँ, बीजेपी और चूंकि ये लेफ्ट का कैंडिडेट वहां पे हो गया है तो थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मार्जिन है वही थोड़ा कम होगा राहुल गांधी हारने। और हारने कहीं भी यूपी, वहां पे अगर आप देखें तो यूडीएफ अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन वोट परसेंटेज गिर जाएगा। और हो सकता है कि एलडीएफ जो है वो बेटर करे और करीब 6-7 सीटें, जहां मेरे कैलकुलेशन है कि 7 सीटों तक एलडीएफ को आ सकती है। बीजेपी को सीटें तो नहीं आएगी। और मोदी जी यहाँ पे जो कह रहे हैं तमाम की वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं यूडीएफ में, एलडीएफ में। मोदी जी अब नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं तो वो बाकी चीजें बोलते हैं, बाकी कम्युनल चीजें बोलते हैं, लेकिन वहां पे जाते हैं, जानते हैं इसकी वजह क्या है? वहां का जो वोटर है वो लॉजिकल है, रेशनल है। वहां पे जनरल असेसमेंट जो होता है पब्लिक का वो काफी अवेकेंड है। स्टेट से, जैसे एक मॉडल ले लीजिए, वहां पे सब्जियों में एमएसपी मिलती है, क्या मोदी जी देश में लागू कर पाएंगे? ठीक है तो जो सर, केरल लेकिन अगर बीजेपी को पूरे दक्षिण भारत में इनके सर देखें, बड़ी बात होगी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन सीटों में आना अभी मुश्किल। हालांकि सर 2019 के बाद से अब तक अगर साउथ के बाई इलेक्शन को छोड़ दें तो दक्षिण भारत में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं, शायद 29 सीटें पूरे दक्षिण भारत में मिली 2019 में भी। ठीक है निजाम फौजदार साहब, लेकिन इस बार केरल की स्थिति थोड़ी बदल गई है। AK एंटोनी जो दक्षिण भारत से कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता थे, उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमने जिक्र किया राजीव चंद्रशेखर का, वो त्रिवेंद्रम में शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पहुंच गए हैं। कुछ और नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, बीजेपी को का हाथ थामा है और लगातार एक कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर राजनीतिक हत्याओं के बीच, राजनीतिक संघर्ष के बीच केरल में बीजेपी ने खुद को स्थापित किया है। क्या आपको लगता है कि मुकाबला दिलचस्प है? बीजेपी इस बार आपको टक्कर दे रही है केरल में? केरला में बीजेपी का सिर्फ स्टेज शो चल रहा है। केरला के स्टेज से, केरला की एक रैली से वो कहीं और मैसेज देना चाहते हैं। उनको केरला से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि जहां पे हिंदी बोली जाती है वो उनका देश है, बाकी वगैरह सब ऐसे ही है, मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जब शैना जी कह रही थी कि लाभ भारती को उन्होंने चावल या अनाज देकर बहुत बड़ा गारंटी का काम किया है, ये शर्म की बात है कि हम गरीब को और गरीब बनाने के बाद उसको चावल देकर कहते हैं कि देख तू मेरे चावल, मैं जो चावल दे रहा हूँ उस पे पल रहा है, उस पे जी रहा है। ये पाप जो बीजेपी ने किया है उसका भुगतान इस बार हो जाएगा। 180 के बाद 180 के ऊपर एक सीट देश में बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। साउथ इंडिया में, पूरे से साउथ इंडिया में सिंगल डिजिट में होगा। 8 से 9 सीट अगर बीजेपी को मिल जाए ये उनके लिए जैकपॉट होगा। ठीक है शैनन, आप इस आरोप का जवाब दीजिएगा। 6 तारीख की तैयारी कर ले। मैं कहता हूं कि ये अनुराग भाई, इस इलेक्शन में देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और बीजेपी से लड़ रही है। इस बार बीजेपी की हार होगी। लेकिन शैनन से आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले रामकुमार सर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जब केरल का जिक्र करती है या केरल की जो तस्वीरें सामने आती हैं जिस पर चर्चा होती है बहुत ज्यादा, तो हम देखते हैं कि गाजा
के संघर्ष के बीच जो हमास का आतंकी है वो केरल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वो उत्तर प्रदेश की बुलडोजर नीति पर यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहा होता है। हम देखते हैं कि केरल का ISIS कनेक्शन सामने आता है। हम देखते हैं कि इस तरीके के कई जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं उनका कनेक्शन आता है। मुस्लिम लीग IUML को लेकर भी एक अलग तरीके का नैरेटिव नेशनल पॉलिटिक्स में गढ़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि इन सारे नैरेटिव्स को गढ़ने में पॉलिटिकली कामयाब हो पाएगी, खासकर केरल में ही भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आजकल कांग्रेस और वामपंथ के लोग भी पुण्य पाप इस तरह की भाषा बोलते हैं। अच्छा लगता है। सीताराम येचुरी भी महाभारत के पात्रों का जब जिक्र करते रहते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, देश में पिछले काफ़ी समय से, मैं नहीं कहता 2014 से, आप ये देखिए, एक जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ज़रा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एक दौर में हमारे यहाँ माना जाता था कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बोलने वालों की पार्टी है। बांग्ला, अगर मलयालम है या वो तमिल भाषा का अपना वो एक बंधन होता है तो बांग्ला भी अपने आप को बहुत सुपीरियर मानती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए कैसे नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन हुआ। जिस बंगाल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एज ऑफ रेनासा की यानी पुनर्जागरण काल वहीं से शुरू हुआ था बंगाल की लोग विचारों के, वहाँ बंगाल में 3 से 73 बीजेपी पहुँच गई। बहुत सारी दरारें टूट रही हैं। दूसरी बात, ये इलेक्शन जो है वो दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं विपक्ष की तरफ से कोई विकल्प आज की तारीख में दिखाई पड़ता तो मैं यह मानता कि हो सकता है कि केरल के लोग भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि केरल में बहुत ज़्यादा बीजेपी को होगा, लेकिन चीज़ें बहुत हद तक टूट रही हैं। जो चीज़ों को हम लगातार पुराने जमाने से भाषा ठीक है, आप करें कि जो सोचने समझने का नजरिया है, चश्मा है, उसको बदलना होगा। लेकिन शाइना इंसी जो सवाल निजाम फौजदार ने खड़ा किया था यहाँ पर, उसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। इसको आप कैसे अपनी उपलब्धि बता सकते हैं और क्या इसके आधार पर आप चुनाव जीत जाएंगे? शाइना इंसी। देखिए, उपलब्धि के लिए इतना कुछ है जो हमें कहना है कि आपका डिबेट कम पड़ेगा। आप देखिए 2004 से 2014 भारत कहाँ था? 11वें नंबर पे, आज 5वें से जा रहे हैं 3रे के तरफ। एक आर्थिक शक्ति बन गई है भारत। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? जिस सोच विचार के साथ प्रधानमंत्री ने देखा कि ये 4 कैटेगरीज, युवा, महिला, जो पिछड़े हैं और जो हमारे किसान हैं, सभी वर्गों के लिए काम करना। अभी इसमें आप देखेंगे तो बुजुर्ग के लिए क्या किया है। बुजुर्ग के लिए पेंशन स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है, घर मिल रहा है। जो पिछड़े हमारे हैं उनको ना सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त 13 करोड़ घर देना, 18 करोड़ शौचालय देना, 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर निकाल के लाना। और ये आंकड़े जो है ये बिल्कुल सही है। जहां 11 करोड़ महिला को मिलता है उज्ज्वला के निमित्त गैस सिलेंडर, क्या वो सोच विचार के नहीं वोट करेगी मोदी जी के लिए? जिस केरल की आप बात कर रहे हैं वहां ट्रिपल तलाक को लागू किया है। जिस केरल की आप बात कर रहे हैं वहां स्वयं सेवक ने बलिदान दिया है। जिस केरल की आप बात कर रहे हैं वहां जो प्रगति पर कैपिटा इनकम और जो मेडिकल फैसिलिटीज के साथ एजुकेशनल फैसिलिटीज, निजाम फौजदार जवाब देना चाह रहे हैं शाइना इंसी, आपके मेडिकल कॉलेजेस की बात कीजिए। निजाम फौजदार जो केरला से आते हैं वो स्वयं जानते हैं कि मोदी जी ने जो कर दिखाया है। अनुराग भाई, ठीक है, निजाम फौजदार। अनुराग भाई, वर्ल्ड बैंक का डेटा है 2015 में भारत तीसरा बड़ा जीडीपी के हिसाब से इकोनॉमी थी। 7,982 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद पहला था चाइना, यूएसए और इंडिया। 2010 में भी आप देखें 5,478 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी थी। 10 साल पहले ही भारत तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा आर्थिक राष्ट्र था।
तो आज अगर ये 5वें पे कह रहे हैं या चौथे पे कह रहे हैं या तीसरे पे कह रहे हैं, ये इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इट्स नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। हो सकता है कि मैं सही ना हूं, लेकिन एनके सर मुझे करेक्ट करेंगे, जो आप आंकड़ा बता रहे हैं शायद वो गलत है, क्योंकि उस वक्त हमसे पहले संभवतः ब्रिटेन भी था और एक दो देश और भी थे। बोलती है इन्होंने, लेकिन अगर 2015 का भी आप आंकड़ा बता रहे हैं तो वो भी तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ही क्रेडिट होगा ना। अगर 2015 का भी आप आंकड़ा बता रहे हैं तो वो भी मोदी सरकार को ही क्रेडिट होगा। ठीक है, नहीं, कहां से भाईजान, भाई 2014 तक जो हमने काम किया था 2015 में उसका रिफ्लेक्शन है कि भारत सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक राष्ट्र केरल की है, लेकिन अब मोदी का जीडीपी के आंकड़ों पर पहुंच गई है। इन्होंने कुछ किया था, आकर बनी बनाई जगह पे बैठकर इनका जो न्याय पत्र है ना सिर्फ अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी ने 76 पेजेस, आप डर रहे हैं शाइना जी, 1 करोड़ 5 लोगों का गारंटी जो जो हमने दी सजेशन है। है, ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। इनके सर बहुत संक्षेप में 2014 में 10%, 2019 में 13%, 2021 के असेंबली इलेक्शन में 14%। ये सामान्य तो नहीं हो सकता। ये बीजेपी की जो मजबूती है केरल में, ये आने वाले वक्त में और असर दिखाएगी बीजेपी को। 10 से 14%। एनके सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत तेजी से बीजेपी का इमरजेंस है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी इस समय मेरा असेसमेंट है कि 18 से 21% वोट वो गार्नर करेगी केरल में। लेकिन चूंकि एफपीटीपी सिस्टम है, इसमें आपको सीटों में ये कन्वर्ट नहीं होता दिख रहा है। इसके लिए करीब 5% वोट और चाहिए। तो हो सकता है अगले चुनाव में बीजेपी इसको बहुत तेजी से सीटों में कन्वर्ट करे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की मकबूलियत केरल ऐसी जगह पे मजबूत होती नजर आ रही है।